नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी जिंदगी में ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं? क्या कई बार आप अपने बारे में ओवर कॉन्शियस होते हैं और सोचते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बिटिया का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ कैसी रहेगी। या कई बार आप अपने जॉब के बारे में ओवर कॉन्शियस होते हैं, या आपके साथ पिछले हफ्ते आपके मैनेजर के साथ जो डिस्प्यूट्स हुए हैं, जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है टीम में किसी के साथ में भी, आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं और अलग अलग टाइप के जो इंटरप्रिटेशन होते हैं वो निकालते हैं और उसमें उलझे रहते हैं। दोस्तों, दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ओवर थिंकिंग होती है, इससे बाहर कैसे निकला जाए, हाउ टू ओवरकम ऑन द ओवर थिंकिंग, और दोस्तों किस तरीके से अपने आप को बैलेंस रखा जाए। दोस्तों, कहा गया है कि आप किसी भी स्थिति के बारे में, किसी के भी बारे में चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। और दोस्तों, बुजुर्ग सब ठीक ही कहते थे कि चिंता चिता के समान होती है, और ये वही चिंता होती है जो ओवर थिंकिंग का आउटकम होती है। तो दोस्तों, हमारे जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो उसके बाद आपको आपकी बॉडी में एक न्यूरोलॉजिकल जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो शुरू होती है। उसको हम लोग बोलते हैं फीलिंग्स, और फीलिंग्स के बाद में दोस्तों वो कन्वर्ट होती है एक्शन में, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेते हैं। तो अगर आप गलत तरीके से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग का शिकार है, तो हो सकता है कि आपके मन में गलत टाइप की फीलिंग आए जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसके बाद में उसका परिणाम ये हो सकता है दोस्तों कि आपकी जो एक्शन है वो शायद वो उसका परिणाम हो, और वो वास्तव में जो रियलिस्टिक जो सिचुएशन है उससे कोई उसका लेना देना होता नहीं है। दोस्तों, इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरीके के जो वीडियो हैं, जो आपके जीवन में काम में आने वाले हो सकते हैं दोस्तों, वो आपको मिलते रहें। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजा दशरथ। हाँ दोस्तों, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, भगवान राम के जो पिता राजा दशरथ हैं उनके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, राम के उनके 4 बेटे थे। शायद उनके आसपास में जितने भी लोग जो एम्परर थे, जो राजा थे, उनका भी यही सपना था। दोस्तों, राजा दशरथ एक रात को अपने कैबिन में, अपने महल में सो रहे थे, और दोस्तों जब सो रहे थे तो रात को अचानक उठ गए, और उठने के बाद में बड़े पसीने से लथपथ हो गए और बाकी लोगों के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब दोस्तों, वो जो चिल्ला रहे थे वो केवल 2 ही चीज चिल्ला रहे थे, उनके मुंह से केवल 2 ही बात निकल रही थी कि ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। अब दोस्तों, आप बता सकते हैं कि ये सच या वो सच वो क्यों बोल रहे थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता तो मेरे साथ बने रहिए और आगे इस वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल दोस्तों, कोई भी उनके जितने भी लोग, संतरी, मंत्री, सैनिक, सब उनके पास में आके पूछने लगे कि राजा साहब क्या बात है, क्यों इतने चिंतित हो रहे हो आप? लेकिन वो और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, उनके मुंह से केवल एक ही बात निकल रही थी, और वो क्या निकल रही थी कि ये सच या वो सच। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा साहब के साथ में हुआ क्या है। राजा दशरथ के साथ में रात को उन्होंने शायद कोई सपना देखा, और सपना देखने के बाद में केवल एक ही बात बोल रहे हैं, ये सच या वो सच। अब दोस्तों, जब आप समस्या में होते हैं तो आप किसी न किसी की सलाह लेते हैं। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो उनके जो गुरु होते थे उनको बुलाया गया, तो उनके गुरु आए, उन्होंने देखा राजा की आंखों में, और उनको समझ में आ गया कि राजा ने रात को कुछ बहुत भयानक सपना देखा है। उसके बाद में वो ये बोल रहे हैं कि ये सच या वो सच। अब बाकी लोग पूछने लगे कि क्या हुआ, तो उनके गुरु बताते हैं कि इन्होंने रात को सपना देखा है। और वो सपना क्या देखा था दोस्तों, इसको आप सुनिएगा ध्यान से, कि राजा दशरथ ने देखा कि जो पड़ोस का जो देश है, उसने राजा दशरथ का जो राज्य है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण कर दिया तो युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो राजा दशरथ की सेना युद्ध में हार गई। और फाइनली जब कोई भी सेना हार जाती है तो जो हारा हुआ राजा होता है उसको जीते हुए राजा के समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो राजा दशरथ को भी वहां ले जाया गया और प्रस्तुत किया गया। जब राजा दशरथ को वहां प्रस्तुत किया गया तो राजा दशरथ को जो जीतने वाला राजा था उसने बोला कि देखो, आप राजा थे और मैं आज राजा हूं, लेकिन मैं आपकी जान नहीं लूंगा, बस आपको आदेश देता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सकता है राज्य छोड़ करके यहाँ से बाहर चले जाएं। अब दोस्तों, एक राज्य की सीमा काफी बड़ी होती है। राजा दशरथ वहां से भागे, और जब उनको छोड़ा गया तो वो कभी यहाँ जा रहे थे, कभी वहां जा रहे थे, और दोस्तों भागते भागते कई किलोमीटर तक भागे। उसके बाद में उनको भूख और प्यास लगी।
उन्होंने उसी प्रजा के सामने पानी के लिए आग्रह किया, पानी मांगा, खाने के लिए कुछ चीज़ मांगी, लेकिन लोगों ने उनको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उनको भय या डर सता रहा था कि जो जीता हुआ राजा है कहीं वो हमको पनिशमेंट ना दे दे। अब दोस्तों भागते 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 राजा दशरथ का गला सूखने लगा, प्यास उनको बहुत तेज लगने लगी, भूख लगने लगी, कराह रहे थे। जब दोस्तों कराते कराते उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उनको पास में दिखा कि एक मंदिर है, और वो मंदिर में बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, और वहाँ पर कुछ प्रसाद, कुछ जो भंडारा है, जो लंगर है वो चल रहा था। राजा दशरथ भी जाकर के उस लाइन में खड़े हो गए। अब उनके मन में कुछ उम्मीद थी कि यहाँ शायद मुझको खाने के लिए या पीने के लिए कुछ मिले। दोस्तों अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वो पास में पहुंचे, जब वो व्यक्ति जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसके पास जैसे पहुंचे दोस्तों, उसके पास सारा खाना खत्म हो चुका था। राजा दशरथ बड़े परेशान, भूख से करा रहे थे। उन्होंने बोला, यार कुछ भी दे दो खाने के लिए, जो आपके पास में बचा कुचा है दे दो। तो दोस्तों जो भगोनी के पास में या जो उसके पास में जो खुरचन जैसी थोड़ी बहुत चीज़ होती है वो उनको एक पत्ते पर रख के दे दी गई। तो वो जब खाने के लिए बैठे तो दोस्तों ऊपर से एक चील आई, उसने वो खाना भी गिरा दिया। अब दोस्तों जैसे ही वो खाना नीचे गिरा वो मूर्छित हो गए और नीचे गिर पड़े, और जैसे ही वो गिर पड़े उनकी आंख महल में खुली, जो सपना था उनका वो टूटा, और उनके मुंह से केवल एक ही आवाज़ निकली कि ये सच या वो सच। अब दोस्तों इस कहानी का मतलब क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि आपके जीवन की उम्र कितनी है? 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल। इसमें से तकरीबन 40% या 40% का जो टाइम है वो हम सोने में बिताते हैं, जब हम रात को सोते हैं। बाकी के समय में हम दिनचर्या की चीज़ें करते हैं, अपने जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके फैमिली के साथ में जो भी आप करते हैं वो सारा कुछ काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं। दोस्तों ये जो एक कहानी है जिसमें कि कहा गया है कि ये सच या वो सच, तो जो आप स्वप्न लोक में होते हैं तो कहाँ होता है आपका डेजिग्नेशन। और दोस्तों सोने की भी 3 स्टेप्स होती हैं जब आप सोने जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 वो होती है जब आप बेड पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 वो होती है जब आप थोड़े बहुत अपने फैमिली मेम्बर्स को याद रखते हैं। और जो तीसरी स्टेज होती है दोस्तों, जिसमें आप एक छोटे बच्चे की तरह सोते हैं, तो आपको दुनियादारी की कोई सुध नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों वो जो तीसरी वाली स्टेज होती है उसमें आपका डेजिग्नेशन, आपका पोजीशन, आपके मैनेजर, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आपके साथी, आपके फैमिली वाले, वो सब कहीं नहीं होते हैं। तो दोस्तों कहाँ होती है वो चिंताएं जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं? कहाँ होती है वो चिंताएं जिसके बारे में आप अपने जॉब के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, कलीग्स के बारे में, जो फाइट हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो बहस हुई, जो डिबेट हुई, तो आपने जो सारी चीज़ें करी। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए कि जीवन में चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या ये कहानी आप अपने आप के साथ में रिलेट कर पा रहे हैं? दोस्तों सोच करके देखिए, पिछली बार जब भी किसी का आपके साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो तो उस समय में आप कहाँ थे और वो व्यक्ति कहाँ था, और दोस्तों उस कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम क्या निकला? क्या आप भी कभी जीवन में अपने ओवर थिंकिंग के शिकार हुए हैं? दोस्तों आपके परिवार में या आपके दोस्त में या आपके वर्क प्लेस पर जितने भी लोग हैं जो आपको लगता है ओवर थिंकिंग करते हैं, कई बार आप सोचने लगते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, मेरे बारे में वो इस तरीके से सोच रहा होगा, मेरे बारे में उसने ऐसा सोचा होगा, मेरे बारे में वो क्या सोचेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग की तरफ आपको लेकर के जाती हैं, और शायद उसका परिणाम ये हो सकता है कि आपके एक्शन गलत हों। तो दोस्तों आपके एक्शन गलत ना हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। और हाँ, ओवर थिंकिंग से बचिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए।